ठीक है, इसमें नोट करेंगे पैरालैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट parallax is the apparent shift in the parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another with respect to another parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sideways when we shift our eye sideways when we shift our eye sideways इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे मान लो हमने कहा कि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, मैं इस पेन को देखना चाहता हूँ। अब इस पेन को देखने के लिए मैं अपनी आंखों से ही तो देखूंगा, तो मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा हूँ उस पेन को। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी किसी एक आंख से देखना चाहूँ तो मैंने अपनी ये वाली आंख बंद कर ली, मैंने अपनी राइट वाली आई बंद कर ली और मैं अपनी लेफ्ट वाली आई से इसको देखा। ठीक है, तो जब मैं इसको अपनी लेफ्ट आई से देख रहा हूँ और फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी ये वाली आंख बंद कर ली, तो हम ऑल्टरनेटली लेफ्ट और राइट आई को बंद करेंगे। तो मैंने अभी राइट आई को बंद करा, फिर मैंने लेफ्ट आई को बंद करा, फिर राइट को बंद करा, फिर लेफ्ट को, राइट लेफ्ट, हम बार बार अपनी आंखों को बंद कर करके देखते रहेंगे। आप देखोगे कि जैसे ही आपने अपनी लेफ्ट आई को बंद करा और राइट आई से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। आप राइट को बंद करोगे तो ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट को बंद करोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। अभी के अभी चाहे तो करके देख लो इस काम को। आप अपनी जो आंख बंद करोगे ये ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव कर जाएगा। करके देख लीजिए, अपना पेन करके देख लो एक एक करके। आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, राइट आई को बंद करोगे तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। देखा करके? यस सर। है ना? तो ये जो शिफ्ट है ना, अपीयरेंट शिफ्ट, ये क्या है कि पेन तो यहीं पर रखा हुआ है, पेन तो यहीं पर रखा हुआ है, आपने पेन को इधर उधर नहीं करा, लेकिन आपने अपनी आई को एक बार लेफ्ट को बंद करा, राइट को बंद करा तो राइट में शिफ्ट, लेफ्ट को बंद करा तो लेफ्ट में शिफ्ट, राइट लेफ्ट ऐसे हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड apparent shift of an object when we shift our eyes sidewise। तो मैं अपनी आई को, इस वाली आई को उठाकर इधर नहीं ले जा सकता, इस वाली आई को उठाकर इधर नहीं ले जा सकता। हाँ, मैं ऑल्टरनेटली पल के झपका कर देख सकता हूँ। एक बार ये आंख बंद, राइट बंद करूंगा तो ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा राइट में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट बंद करूंगा तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। दिस apparent shift is called parallax। ठीक है, parallax is the apparent shift। apparent मतलब something which is appearing, प्रैक्टिकली नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि आपने लाइट वाला चैप्टर करा था 10th क्लास में, तो लाइट वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर के दो पार्ट्स थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपने देखा था कि एक तो नॉर्मल हाइट होती है स्विमिंग पूल की और एक होती है अपीयरेंट हाइट। मतलब एक नॉर्मल डेप्थ है और एक अपीयरेंट डेप्थ है। तो लगता तो ऐसा है कि स्विमिंग पूल बहुत कम गहरा है, ऐसा लगता है कि इसकी बॉटम तो ये रही पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से इसमें खड़ा हो जाऊंगा। और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है जो अपीयरेंट डेप्थ होती है, यानी कि अपीयर तो कर रहा है ऐसा कि जैसे कि वो कम गहरा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेप्थ ज्यादा है। तो दिस इज अ डिफरेंस, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ। वही चीज है, अपीयरेंट शिफ्ट का मतलब अपीयर कर रहा है शिफ्ट होता हुआ, लेकिन पेन तो एक्चुअली यहीं पर फिक्स्ड पोजीशन पर है। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, आपका फैन टंगा हुआ है छत पर, आप फैन को देखोगे तो फैन भी आपको ऐसे आंख बंद करके देखोगे तो ऐसे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब लेफ्ट आई से देखा और राइट आई से देखा, जब एक एक करके एक एक आंख से देखा तो देयर इज अ शिफ्ट। तो एक बार लगा के इधर शिफ्ट हो गया, एक बार लगा के इधर शिफ्ट हो गया। तो वो जो दोनों अपीयरेंट शिफ्ट्स हैं
उनके बीच में जो एंगल बनता है, बेटा यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, इसको लिखो ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, O is for object and L और R। L मतलब अगर लेफ्ट आई से देख रहा हूं तो, R मतलब अगर राइट आई से देख रहा हूं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड थीटा। और L और R को ज्वाइन कर लो, थीटा इज कॉल्ड PARALLACTIC पैरालैक्टिक एंगल। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट। अभी तक मैंने सिर्फ ये देखा कि पैरालैक्स क्या होता है, अपीयरेंट शिफ्ट। और अगर लेफ्ट आई और राइट आई को एक एक करके बंद देखें तो ऑब्जेक्ट एक बार इधर को खिसका हुआ नजर आएगा, एक बार इधर को, तो दोनों के बीच में जो एक एंगल बनेगा उस एंगल को मैं बोल दूंगा थीटा। यहां तक समझ गए सभी बच्चे? यस सर। सभी को क्लियर है? चलें आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ये जो पैरालैक्स मेथड है, इस पैरालैक्स मेथड को पढ़ने की हमारी वजह क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं इसको। तो पैरालैक्स मेथड जो है, पैरालैक्स मेथड से बहुत ज्यादा दूर दूर जो डिस्टेंसेस होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे देखिएगा, हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी, सर जो पैरालैक्स होता है हाँ वो एंगल होता है या लेंथ होती है, जैसे जो शिफ्ट जो होता है क्या होता है? जो है पैरालैक्स जो है वो एक शिफ्ट होती है, अपीयरेंट शिफ्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया और फिर राइट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, तो वो जो शिफ्ट है, शिफ्ट यानी कि जो लेंथ है, दैट लेंथ इज कॉल्ड पैरालैक्स। ओके सर। ठीक है, सर वो शिफ्ट हो रहा है वो सिर्फ में अपीयर ही तो हो रहा है, वो एक्चुअली थोड़ी ना हो रहा है। दोबारा बोलो। तो जो अपरेंट शिफ्ट हो रहा है वो एक्चुअली थोड़ी ना हो रहा है, वो तो हमें सिर्फ दिख रहा है कि वो हो रहा है शिफ्ट। हाँ, वो एक्चुअली नहीं हो रहा, वो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है। हमें उसी चीज की हेल्प से लार्ज डिस्टेंसेस निकालने हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने लिया। छोटा सा एग्जांपल क्या है कि हमें अपनी आई को शिफ्ट करना था, तो मैं राइट आई को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं लेफ्ट आई को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि एट अ टाइम मेरी एक ही आंख काम कर रही है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपनी लेफ्ट आई को बंद कर दिया, यानी कि अब मेरी जो आई है वो यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, मतलब समझो कि मेरी एक ही आई है, तो मतलब मेरी अब आई यहाँ पर है। अब मैंने राइट को बंद कर लिया तो समझ लो कि मेरी आई यहाँ पर है। तो ये समझाने का एक तरीका है कि मैं अपनी आई को ऐसे ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। उसके बाद जब मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में मैं क्या करूंगा वो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। मेरी बात तो समझ में आ गई कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में एक ही आई काम कर रही है। यस समझ सर। गए? यस सर। ठीक है, अब उसी चीज को मैं बताऊंगा कि जब मैं बहुत दूर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा, जैसे कि मून हो गया, या टेलीस्कोप के थ्रू मैं किसी प्लेनेट को देख रहा हूँ, तो तब मैं उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ। वो डिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है, देखिएगा। हम ये कहेंगे कि टू डिटरमिन to determine to determine the distance capital S of the moon, to determine the distance capital S of the moon
distance capital S of the moon or a far away planet capital P or a far away planet capital P, we observe it simultaneously from two different positions. We observe it simultaneously from two different, we observe it simultaneously from two different positions. We observe it simultaneously from two different positions. अभी देखिएगा कैसे हमने क्या करा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी और फिर आपको एक रूल और बताऊंगा जो रूल आपको याद है, आप लोगों ने 10th क्लास में करा है या नहीं करा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं दोबारा से आपको करवाऊंगा। देखिए हमने यहाँ पर ये कहा कि जो अर्थ होती है ना, अर्थ एक कर्व सरफेस होती है, हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो पूरा का पूरा एक स्फीयर होता है। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे एक कर्व बना लिया मैंने, और इसको मैं बोलूंगा कि ये अर्थ है, जो कर्व सरफेस मैंने बनाई है, ये जो कर्व सरफेस है ये अर्थ है। अब दूर कहीं पर, दूर पर एक प्लैनेट है पी, उसको मैंने बोल दिया बेटा प्लैनेट पी, कैपिटल पी, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया इधर ए, और मैं ए पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं इसको प्लैनेट को या मून को मैं देखता हूँ। और फिर मैंने क्या करा कि मैं एक दूसरे पोजीशन पर चला जाता हूँ और वहां से देखता हूँ उसको। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो जो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, जैसे कि पेन था जो नजदीक था, उसके लिए मैंने अपनी आई को इधर उधर कैसे शिफ्ट करा, एक बार इसको बंद करा, एक बार इसको बंद करा, ऐसे कर लिया। लेकिन बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई प्लेनेट है या फिर कोई मून है, उसको देखने के लिए एक बार तो दौड़कर मैं ग्राउंड में यहाँ खड़ा हो गया इस जगह, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेक्सटेंट रखा। विदुषी और कनिष्क, तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो एंगल्स हमको, या बहुत दूर डिस्टेंस वाले जो एंगल्स हमको मेजर करने होते हैं, वो प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करते। एक डिवाइस आती है सेक्सटेंट, उससे हम बड़े बड़े एंगल्स को मेजर करते हैं। रियल टाइम एंगल्स को सेक्सटेंट से मेजर करा जाता है, समझ गए। जैसे प्रोटेक्टर होता है, ऐसी एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट, उससे मेजर करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और देखा कि एंगल कितना बना रहा है। मैंने इस एंगल को बोल दिया फाई 1, फाई 1, ठीक है। जैसे थीटा होता है उसी तरीके से एक एंगल फाई भी होता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ये है फाई 1, मतलब जीरो बना के उसको बीच में से ऐसे काट दो तो फाई, मैंने इसको बोला फाई 1। ऐसे ही पॉइंट बी पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो ऐसे, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा, ये हो गया फाई 2, फाई 1 और फाई 2। फिर हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ ए से लेकर बी तक एक कर्व्ड लेंथ ऐसे बना ली जाए। अभी बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों करा है। और प्लैनेट से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हो गया एस, इस डिस्टेंस को एस बोल दिया। तो प्लैनेट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको भी ऐसे बोलूंगा मैं। भाई है तो हम अर्थ पर ही खड़े हुए,
हम अर्थ पर ही खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी अर्थ है, तो प्लेनेट से अर्थ के बीच का डिस्टेंस एस हो गया, प्लेनेट से अर्थ के दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस वो भी हमने एस मान लिया। सोचो कि मैं अपने किसी एक ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ और उस ग्राउंड से मैं प्लेनेट को देख रहा हूँ, तो यहाँ से भी डिस्टेंस ऐसा है, ठीक दूसरे पॉइंट पर मैं जाकर देख रहा हूँ, वहां से भी डिस्टेंस ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, इतना समझ गए सभी बच्चे? यस सर। तो समझिए Yes, sir. हाँ जी, तो समझिए कि ये एक सिंगल पॉइंट है, ये एस जो है इट इज एक्टिंग लाइक अ रेडियस, क्योंकि यहाँ पर भी ये एस है, यहाँ पर भी ये एस है, और ये जो मैंने कर्व्ड लेंथ बनाई है, ये जो मैंने कर्व्ड लेंथ बनाई है, जैसे कि ये एक सर्कल की आर्क हो गई, तो ये मेरे पास एक सेक्टर बन गया, अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल याद आ रहा हो तो। यस सर। ये पी ए बी, ये एक जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है, तो ये एक सेक्टर बन गया हमारे पास, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है ना, ये जो कर्व लेंथ है, इसको मैं बी बोल दूंगा। ये अर्थ मिटा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ अर्थ। सर हमें कैसे पता कि बेटा आवाज ना तुम्हारी कट रही है, दोबारा बोलोगे प्लीज? सर हमें कैसे पता दोनों एस जो दोनों लेंथ है वो इक्वल है? हाँ, ये ऐसे है कि जैसे मैं अर्थ पर खड़ा हुआ हूँ ना, तो हम अर्थ पर हैं। अब अर्थ पर आप किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाओ, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस सेम होगा। आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो भी सेम होगा, आप कविनगर से कैलकुलेट करोगे तो भी वो सेम होगा। तो इसलिए मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैं पॉइंट ए से डिस्टेंस देख रहा हूँ तो भी वो ऐसा है, मैं पॉइंट बी से डिस्टेंस देख रहा हूँ तो भी वो ऐसा है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद अगला तरीका, अब आप ये देखिएगा कि क्योंकि मैं जानता हूं कि अर्थ तो बहुत बड़ी अर्थ है और अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, लेकिन जब हम ग्राउंड में खड़े हैं कहीं पर या सड़क पर खड़े हुए हैं, तो क्या सड़क मेरे को कहीं पर कर्व्ड नजर आती है? बताइए, क्या सड़क कहीं पर कर्व्ड नजर आती है? नहीं आती ना। तो सड़क तो मेरे को स्ट्रेट ही नजर आती है, तो इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए मैं इसको कर्व्ड पाथ लूं, इट्स बेटर। एक्चुअल में तो ये कर्व्ड है ना, एक्चुअल में तो ये कर्व्ड ही है, लेकिन क्या है कि इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। और इस स्ट्रेट डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ बी, स्मॉल बी। इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ स्मॉल बी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जब ये मेरे पास इतना आ गया, तो मैं यहाँ से एक एंगल, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, बिल्कुल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से कि वो इस वाले नॉर्मल के भी पैरेलल हो जाए। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो क्या होगा कि अब आप ये देखिएगा कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। तो जब ये वाला एंगल φ1 है, तो बेटा ये वाला एंगल भी φ1 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये वाला एंगल φ2 है, तो ये वाला एंगल भी φ2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए कि नहीं बताओ? ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक इसी तरीके का, अगर इतने टुकड़े को पी ए बी, अगर इतने टुकड़े को मैं बाहर निकाल दूं इस पैरालेक्स ट्राइंगल से कंपेयर करने के लिए, तो बेटा ये ऐसा बन जाएगा, देखिएगा पी ए बी, सही है, पी ए बी, और ये बीच वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, φ1 + φ2। बताइए समझ गए कि नहीं? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, I got disconnected for like 5 minutes. Please repeat. अभी बता रहा हूँ, देखो मैंने ये बताया यहाँ पर कि जब मैंने एक बार पॉइंट ए से खड़े होकर इस प्लेनेट को देखा, तो पॉइंट ए पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो सोचिए कि मैं किसी जमीन पर खड़ा हूँ, ग्राउंड पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से पॉइंट ए से अगर इस प्लेनेट का डिस्टेंस देखूंगा तो वो भी एस होगा, पॉइंट बी से देखूंगा तो वो भी एस होगा, किसी तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट से देखूंगा तो वहां से भी एस होगा। क्यों? क्योंकि मून का या किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस अर्थ से सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैंने पॉइंट ए पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और वो एंगल ले लिया φ1। पॉइंट बी पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये एंगल मैंने ले लिया φ2, ये हो गया φ1।
ये हो गया फाई 2। फिर मैंने क्या करा कि जैसे आप ये समझो कि ये पॉइंट P एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये S और ये S जैसे कि रेडियस हो गया, तो ये जो कर्व लेंथ है इससे क्या हुआ, ये PAB ये ऐसे बन गया जैसे कि एक सेक्टर का, जैसे कि एक सेक्टर बन जाता है सर्कल का, समझ रहे हैं? PAB सर्कल का एक सेक्टर बन गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि A और B ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड कर्व मुझे खुली आंखों से ऐसे दिखाई देता नहीं है, तो मैं इतने छोटे से लेंथ के लिए इस कर्व लेंथ को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? Yes, sir. और फिर मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट P से ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यानी कि दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, तीनों लाइन पैरेलल। ये एंगल फाई 1 है तो ये भी फाई 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये फाई 2 है तो ये भी फाई 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बीच का टोटल एंगल, ये बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, फाई 1 प्लस फाई 2। समझ गए? तो इसीलिए सर जैसे हम थीटा यूज करते हैं, जैसे थीटा 1 थीटा 2, वैसे हम फाई भी करते हैं। कि हाँ, जैसे थीटा चाहो तो थीटा कर लो, फाई चाहो तो फाई कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पर हमारे लिए जो ये एंगल है ये फाई 1 प्लस फाई 2 हो गया। मैं इसको फाई 1 और फाई 2 क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आप समझ जाएंगे, देखिएगा। अब हमने ये कहा कि therefore क्योंकि मैंने बोला ये जो पैरालैक्टिक एंगल होता है वो थीटा होता है, तो हम कहेंगे therefore पैरालैक्टिक एंगल थीटा इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। तो थीटा हमारा फाई 1 प्लस फाई 2 हो गया। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो अभी मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेयर, ये नोट करके लिख लेना, ये वाला रिलेशन आप लोगों के लिए नया है, वेयर एंगल थीटा शुड बी, या मस्ट भी लिखें, मस्ट मतलब पक्का इसको रेडियन नहीं होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियंस। अब दिमाग में ये आता है भाई ये रेडियन क्या चीज है, मैं तो जानता नहीं। तो देखिएगा क्या होता है कि जैसे कि टाइम होता है ना, टाइम की यूनिट होती है जो है टाइम की यूनिट आवर होती है, मिनट होती है, सेकंड होती है। इसी तरीके से जो एंगल होता है, एंगल की यूनिट डिग्री तो हम जानते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमें रेडियन का नहीं पता। तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक रेडियन एक दूसरी एक यूनिट होती है, जैसे कि टाइम की अलग अलग यूनिट ऐसे ही एंगल की अलग अलग यूनिट। तो रेडियन एक एंगल मेजर करने की यूनिट होती है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ना, ये रेडियन में होना चाहिए। अब रिलेशन क्या होता है, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, ये रिलेशन होता है। d मतलब क्या है, एंगल इन डिग्रीज, मैं इधर नोट कर रहा हूँ। ये अभी आपने कराया नहीं था ना, आपने तो खाली मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपने छोड़ दी थी, रेडियन और स्टेरेडियन। हाँ, अभी मैंने कराया नहीं है बेटा, ये अभी मैंने कराया नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी आपको जरूरत भी नहीं है। और ये डिटेल में आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, उसमें डिटेल में करोगे, इसकी पूरी एक एक्सरसाइज है, तो इसलिए फिजिक्स में यहाँ कराने की अभी जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में भी मेरा काम सिर्फ और सिर्फ रेडियन से ही चल जाएगा, समझ रहे हो? तो बस ये ओके रिलेशन सर। आपको बता रहा हूँ, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, वेयर d इज एंगल इन डिग्रीज। फिर से बता दो। अब बता रहा हूँ मेरे को, एंगल इन डिग्रीज एंड r इज एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस। देखो, एंगल कैलकुलेट करने की हमारे पास दो यूनिट होती है, एक यूनिट तो आप जानते हैं डिग्री, और एक यूनिट होती है रेडियन।
तो उसका रिलेशन बता रहा हूँ, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। अब देखिएगा, जैसे d/90 और 2r/पाई है, ये मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हमने बताया क्या था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉमन सा एंगल ले लेता हूँ, चलो 90 डिग्री ले लिया मैंने। लेट d इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो डिग्री में एंगल है ना उसको मैंने d बोल दिया, और जो रेडियन में निकलेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो रेडियन में निकलेगा उसको मैंने r बोल दिया। तो d की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो r की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो d की जगह आपने 90 क्या सर करें? 2r/पाई लिखा है। हाँ ये पाई लिखा हुआ है बेटा, पाई 22/7 वाला पाई। ओके। ठीक है, तो d/90 आपने d की जगह लिख दिया इस रिलेशन में 90, तो 90/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। 90 से 90 कट गया तो इधर बचा 1 इज इक्वल टू 2r/पाई। पाई को इधर ले गए, पाई इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू क्या हो गई, पाई/2। r की वैल्यू पाई/2। और जब भी एंगल हम रेडियन में निकालते हैं ना तो आपको पाई कैलकुलेट करने की, मतलब पाई की जगह 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियन में एंगल आप पाई की टर्म्स में ही लिखकर छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं जी मैं तो पाई की वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 2 यानी कि 22/14 हो जाएगा। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दो, तो भी ठीक है। लेकिन जनरली रेडियन जो एंगल है वो पाई की टर्म्स में ही लिखते हैं। तो अगर एंगल डिग्रीज में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर डिग्री में है तो अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो पाई/2 हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ d इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर d 180 डिग्री है तो इस रिलेशन में आप d की जगह 180 डाल दो। 180/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। 90 2 जा 180, 2 से 2 कट गया तो इधर 1 बचा, 1 इज इक्वल टू r/पाई। पाई इधर आ गया, पाई इज इक्वल टू r। पाई इज इक्वल टू r, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल आपका डिग्री में 180 डिग्री है तो रेडियन में वो एंगल आ जाएगा पाई। समझ रहे हैं? तो ये बता दीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को? तो ये DNR वाला। बिल्कुल सिंपल है, दोबारा बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको एंगल दे रखा है, मान लीजिए आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है? तो 30 डिग्री दे रखा है ना, तो d फॉर डिग्री, आप d की जगह 30 डिग्री डाल दो, एंड r फॉर रेडियन, और आप r की वैल्यू निकाल लो, बस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल डिग्रीज में है तो उसको मैंने d मान लिया, ठीक है ना, और मुझे उसको रेडियन में निकालना है, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी वहां से पाई/6। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, आप ये कहिएगा, इतने से मैं कर देता हूँ बस इसको। आप ये देखिए, इफ d इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब एंगल अगर मुझे 30 डिग्री दे रखा है तो d को मैं 30 डिग्री बोल दूंगा। इफ d इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इस रिलेशन में d की जगह 30 डाल दो, 30/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। 30 1 जा 30, 30 3 जा 90, 1/3 इज इक्वल टू 2r/पाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6r, पाई इंटू 1 पाई, तो r की वैल्यू क्या होगी, पाई/6। मतलब अगर आपका एंगल 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो आप उसको d मान लोगे और फिर r की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो r आया है वो पाई/6 हो गया। यानी कि अगर एंगल मेरे को 30 डिग्री दे रखा है और आपसे कोई बोले कि आप बताओ रेडियन में ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे पाई/6 रेडियन। समझ गए? Yes. बताइए, दिवस क्लियर है? यस सर। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है। इसके ऊपर क्वेश्चंस के लिए आपकी एक पूरी मैथ्स की एक एक्सरसाइज है, आप कहेंगे तो मैं उसके क्वेश्चंस अभी भेज दूंगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में हम लोगों को करना है। और यहाँ पर मुझे केवल इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लो न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल आता जरूर है पैरेलक्स पर, तो अगर हमारा न्यूमेरिकल आता है तो बस ये याद रखना कि टीचर आपको एंगल देगा डिग्री में ही, ताकि वो आपसे मेहनत करवा सके। वो आपको एंगल डिग्री में देगा और डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे और फिर इस फॉर्मूले में डालोगे। समझ गए?
Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर जैसे हम लेके डिग्री एंड ये रेडियन वाला तो समझ आ गया, बट ये एंगल उस फिगर में कहाँ पर है जो वो अर्थ वाली फिगर है? हाँ, अर्थ वाली फिगर में कौन सा एंगल? ये 5 1 + 5 2 ये वाला? नहीं सर, इसमें फिर डिग्री एंड रेडियन का यहाँ पे क्या रिलेशन है? यहाँ पर ये रिलेशन है कि जैसे मैं ना जब सेक्सटेंट की हेल्प से जब मैं एंगल कैलकुलेट करता हूँ तो वो डिग्री में आता है। ठीक है, जैसे हम प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हैं तो वो डिग्री में आता है। तो ये वाला एंगल मान लो आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल मान लो आ गया हमारा 60 डिग्री। तो 30 + 60 टोटल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 90 डिग्री, उसको मैं बोलूंगा π/2। मतलब उस 90 डिग्री को पहले मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, फिर इस रिलेशन में डालूंगा। अभी इस रिलेशन पर तो मैं आ रहा हूँ, अभी पहले मैं आपको ये बता रहा था डिग्री से रेडियन में एंगल कैसे कन्वर्ट करा जाता है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, अनुभव, दिवस, कनिष्क, विदुषी, बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अनमोल बताओ। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। लक्ष्य क्लियर है ना? लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर था कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या मुझे थीटा निकालना था? नहीं। थीटा निकालने में क्या है, सेक्सटेंट से हमने एक एंगल ये मेजर करा, एक एंगल ये मेजर करा, ये टोटल एंगल थीटा हो गया। भाई मेरे को निकालना है ये एस। तो दिस एस इज, अगर आप देखो इसको तो दिस इज लुकिंग लाइक अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के सेक्टर की तरह लग रहा है। तो ये जो एस है ये क्या है? ये रेडियस ही तो है। अब क्या करूंगा मैं, ये मिटा रहा हूँ फिर से, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, और या फिर इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये थीटा तो आ गया 5 1 + 5 2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है? आर्क आप ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, और बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए जो अर्थ पर आर्क होती है ना, उस आर्क को भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोला जा सकता है। तो ये जो आर्क होती है, आर्क को हम बोल देते हैं बेटा बी, और जो रेडियस है, रेडियस इज एस। तो ये एस हो गया, एस को इधर ले आओ, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। दिस इज हाउ distance of this is how distance of moon or any far away planet can be calculated। समझ गए? कैन बी कैलकुलेटेड। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा रेडियस होगा s, और जो आर्क की लेंथ होगी वो होगी b। तो आपको ये लेना है बस, s इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। इससे सीधा सीधा आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद इसका सर इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल्स अभी बताता हूँ आपको कैसे आते हैं। ये मेथड बताइए, ये मेथड सबको समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक सर है, तो फिर इस Yes, क्वेश्चन में sir. हम वो कन्वर्जन वाला भी दिखाएंगे, डी को आर में कन्वर्ट करना। हाँ वो आप करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको वही बता देता हूँ कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, मैं अच्छे से पहले वही क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि वो डाउट ही खत्म हो जाए। अब आप नोट करेंगे, ये करने के बाद में मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। फिर अगला जो टॉपिक है उसमें लिखें आप इसमें लिखिएगा एंगल्स। हेडिंग डालेंगे एंगल्स। छोटा ही टॉपिक है और आप लोगों को मतलब आसानी से आ जाएगा समझ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। एंगल्स में हम ये कहेंगे
angles can be measured in degrees and रेडियंस। अब क्या बात क्या होता है कई बार कि एंगल ना काफी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं हमारे पास कई बार। और इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि कोई, अब आप 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में टीचर आपको बिल्कुल हलवा तो देगा नहीं कि इतने आसान एंगल दे दे कि वो आप सीधा सीधा कर दो। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला डिस्टेंस आपको दे दिया कि एक बार मैं ग्राउंड पर यहाँ खड़ा हुआ था, फिर मैं ग्राउंड पर दूसरी जगह खड़ा हो गया, मैंने वहां से मून को देखा और दोनों का जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर था। चलो बहुत बढ़िया, भी तो उन्होंने 10 मीटर दे दिया। और जो थीटा है वो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब पाई हो गया। ठीक है, तो आपने 10 अपॉन पाई बोल दिया, फिर 10 अपॉन पाई ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, वो इतना आसान तो आपको दे देंगे। ठीक, वो आपसे मेहनत करवाएंगे, और मेहनत यहाँ पर वो डिवीजन वाला क्वेश्चन, डिवीजन तो करवाना नहीं चाहते आपसे, तो वो जो मेहनत करवाएंगे वो एंगल कैलकुलेशन में ही मेहनत करवाएंगे। तो एंगल जो है वो बहुत 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 छोटा भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा। तो हम ये कहेंगे कि बहुत छोटे एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिएगा, जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं हाथ में, हाथ में जो हम लोग घड़ी पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है आर। आर, उससे छोटी यूनिट होती है बेटा मिनट, और उससे छोटी यूनिट होती है सेकंड। बिल्कुल आर की ही तरह, बिल्कुल आर की ही तरह जो एंगल की यूनिट होती है उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री से जस्ट छोटी जो यूनिट होती है उसको बोल देते हैं मिनट, और मिनट से जस्ट छोटी जो यूनिट होती है उसको बोल देते हैं सेकंड। समझ रहे हैं? तो जैसे कि मान लो हमसे ये बोला जाए कि 1.2 किलोमीटर, तो आप बोलते हो कि 1 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए 1.2 किलोमीटर, तो आप ये समझ जाएंगे कि 1.2 का मतलब क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि किलोमीटर से जस्ट छोटी यूनिट मीटर ही होती है। उसी तरीके से हम डिग्री तो जानते हैं, लेकिन डिग्री से जस्ट छोटी यूनिट नहीं जानते, और उससे भी कोई छोटी यूनिट होती है तो वो भी नहीं जानते। किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर, मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर, ये चीज हमको पता है, तो हम उसमें कंफर्टेबल है, लेकिन एंगल्स में कंफर्टेबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे 1 डिग्री, अच्छा डिग्री का सिंबल ये होता है, ऊपर एक ऐसे बना देते हैं हम, और मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं और सेकंड के लिए 2 डैश लगाते हैं। अब समझिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये समझ में आ गया? बताइए। यस सर। बताइए भाई, बाकी बच्चे कैसे शांत एक्सक्यूज मी बैठे हैं? सर, हाँ जी बताओ। सर डिग्री तो लाइक एंगल्स की यूनिट है और मिनट इन सेकंड तो टाइम की है, तो हम उसको साथ में कैसे डाल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये ना दोनों, ये मैंने आपको याद कराने के लिए बता दिया, जबकि आर मिनट और सेकंड का इस डिग्री मिनट और सेकंड से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे आर के बाद मिनट और फिर सेकंड आता है, ऐसे डिग्री के बाद मिनट और सेकंड आता है, तो दोनों सेम यूनिट्स हैं। वो टाइम की यूनिट है और ये एंगल की यूनिट है। तो ये क्या है कि जो डिग्री से छोटी वाली जो यूनिट्स है ना एंगल की, उसी तरीके से आर से जो छोटी वाली यूनिट है टाइम की, वो दोनों सेम है। वो दोनों सेम है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो मिनट और सेकंड इसकी भी यूनिट होती है। समझ गए? तो दुनिया में बस यही 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो 2 अलग अलग क्वांटिटीज की सेम यूनिट्स होती है। नाम सेम है लेकिन काम अलग अलग है दोनों का। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये इत्तेफाक है या जो भी है कि दुनिया में बस ये 2 ही यूनिट ऐसी हैं, टाइम की भी मिनट और सेकंड होती है, और एंगल की भी डिग्री से छोटी वाली यूनिट मिनट और सेकंड होती है। याद रखने के लिए बता दिया, जैसे आर के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड आता है, ऐसे डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड आता है। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं। अब मैं, अब इसमें ये हमारे पास आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब जरा देखो,
कि इसको कन्वर्ट करने में फिर आपको, जैसे आप आर को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हो पहले, ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। हम कहेंगे सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, सीधा करवा रहा हूं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, इनटू रेडियन मेजर मतलब ये मेरे को एंगल दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। चलो जी देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना होता है। चाहे एंगल डिग्री में दे रखा हो, चाहे मिनट में दे रखा हो, चाहे सेकंड में दे रखा हो, ये तो एक ही बात है। ठीक है, ये तो एक ही बात है। इस एंगल को मैं क्या लूंगा, क्योंकि मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आर कैलकुलेट करना चाहता हूँ और मुझे डी दे रखा है। डी कितना दे रखा है? 40 डिग्री 20 मिनट। तो हम बोलेंगे गिवन डी इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट। अब सब कुछ डिग्री में होना चाहिए। ये मिनट जो है ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मिनट मिनट क्या होता है, पर मैं रिलेशन जानता हूँ क्या है। चलो जी अभी देखते हैं। ये जो डिग्री है ये कितना है? 40 डिग्री प्लस ये जो 20 मिनट है। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? मिनट सेकंड Yes, क्या, sir. मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करूंगा। हाँ जी कुछ पूछ रहे थे? अनमोल कुछ पूछ रहे थे? नो सर। और कोई बच्चा बताइए, किसी को कुछ पूछना था अभी? नहीं, ये वैसे ही है कि अगर मान लो मुझे मिनट दे रखा है, मिनट को आर में चेंज करता था तो क्या करता था? 60 से डिवाइड। मतलब अगर बड़ी यूनिट में चेंज करूंगा तो डिवाइड कर दूंगा 60 से, छोटी यूनिट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही कहानी है कि जो मिनट है ये छोटी यूनिट है, डिग्री तो डिग्री ही रहा। इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये 20/60 कितना हो गया? 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 40 प्लस 1/3। सर इसको मिनट में भी चेंज करके कर सकते थे। ना 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 ना, डिग्री में ही चेंज करना है, हमेशा याद रखना। तो आपको मिनट दे रखा हो, सेकंड दे रखा हो, आपको करना उसको डिग्री में ही चेंज है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? यस सर। चलो जी ठीक है। अब क्या करें? 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 1/3, 40 3 जा, जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 121/3 डिग्री। समझ में आ गया? अंशित समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंश तुम बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे पास इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या करूंगा। ये अब मेरे पास प्योरली डिग्री में आ गया, भले ही फ्रैक्शन में आए हो पर ये डिग्री में आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। एक फॉर्मूला होता है, सिंस d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो r निकालना है, तो r क्या हो जाएगा? पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। 90 इंटू 2r हो गया 180r इज इक्वल टू डी पाई। तो r क्या हो गया? d इंटू पाई अपॉन 180। अब d की वैल्यू डाल दो, 121/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा? r इज इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 इतना
और इसको बोल देंगे रेडियन। खत्म, काम हो गया। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? आस्था क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हो गया। दिवस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रेडियन मेजर हो गया। अगर एंगल डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में ऐसे हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक, हमारे पास काम बस एक ही होगा। हम देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि एंगल जो है वो डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करा जा सकता है, रेडियन है तो उसको डिग्री में। वो चीज तो आप करेंगे मैथ्स में कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री। मैं जो फिजिक्स में करना चाहता हूँ तो एंगल मुझे या तो डिग्री में दे रखा होगा या रेडियन में। रेडियन में दे रखा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे तो एंगल रेडियन में ही चाहिए होता है। और अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स अभी वही कराऊंगा जिसमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना होता है। रेडियन टू डिग्री मेरे काम का नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स में मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। विदुषी, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो डिग्री करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना ही नहीं है अभी। अभी तो आप बस ये समझो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ। अब अगला देखता हूँ, एक और एग्जांपल देखूंगा। 25 डिग्री, मुझे 25 डिग्री दे रखा है, किस तरफ कर रहा हूँ? या चलो छोड़ो, सिंपली डिग्री तो नहीं बता रहा मैं आपको, ऐसा बताऊंगा जिसमें डिग्री मिनट वगैरह हो। तो ये वाला छोड़ो, ये तो आप, मैं होमवर्क भेजूंगा, होमवर्क में करना आप। 47 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट एग्जाम्पल टू convert 47 degree 30 minute 47 degree 30 minute into radian measure into radian measure। तो जो चीज मुझे दे रखी है डिग्री में मिनट में, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं डी मान लूंगा सबसे पहले। तो d इज इक्वल टू 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, मिनट को करो डिग्री में कन्वर्ट। 47 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60, क्योंकि मिनट छोटी यूनिट है, मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब ये डिग्री हो गया, 0 से 0 कर दिया, 3 1 3 3 2 6। d इज इक्वल टू 47 2 कितना हो गया, 94 प्लस 1 अपॉन 2। तो d हो गया 95 अपॉन 2 डिग्री। अब हम जानते हैं कि d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई होता है। d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। इस रिलेशन से मैंने r निकाल लिया, r क्या है, d इंटू पाई अपॉन 180। r इज इक्वल टू d इंटू पाई अपॉन 180। अब d कितना है, 95 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। ये हो गया बेटा 95 पाई अपॉन 180 टू जा 360, 95 पाई अपॉन 360 रेडियंस। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो सर हमेशा याद रखना, एकदम से दिमाग में ये आ सकता है कि अरे 1/2 तो 0.5 ही तो होता है ना, तो 47.5 लिख देते हैं ना इसको। तो याद रखना कि पॉइंट्स में मत निकालना कभी भी रेडियन में सर, पॉइंट्स में मत निकालना। ठीक है, फ्रैक्शन में निकालो, समथिंग अपॉन समथिंग करके निकालो, लेकिन पॉइंट्स में मत निकालो। तो 95 अपॉन 2, और पाई की वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है, पाई की टर्म्स में ही आप लिखिए। समझ गए? क्लियर है? यस सर। यस सर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ जिसमें डिग्री टू रेडियन आपको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पैरालैक्स के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ और डायमेंशनल फॉर्मूला वाला नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे।
ठीक है बेटा, आज इतना ही करेंगे बस। ओके सर। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? Thank you, कोई डाउट तो sir. नहीं? सर थैंक यू। चलिए ठीक Thank है, you, sir. ओके। नमस्ते सर।